नमस्कार दोस्तों। सतपाल मलिक को मैं ओवर हाइप्ड नेता मानता हूँ। सतपाल मलिक पिछले 3 साल से जो कर रहे हैं वो सिर्फ अपने आप को सुर्खियों में लाने के लिए कर रहे हैं। अभी 30 सितंबर को उनका मेघालय के गवर्नर के रूप में कार्यकाल ख़त्म हो गया। वो जानते थे कि इसके बाद उनका कोई पॉलिटिकल वजूद है नहीं, तो इसलिए उन्होंने लगभग पिछले 2-2.5 साल से इस तरह की बातें करनी शुरू कर दी थी, जिस तरह से कभी शत्रुघ्न सिन्हा किया करते थे या नवजोत सिंह सिद्धू किया करते थे या फिर सुब्रमण्यम स्वामी करने लगे थे। और जिसे कहते हैं ना कि पाँव कुल्हाड़ी पर दे मारना, कुल्हाड़ी पैरों पर नहीं मारना बल्कि पाँव को कुल्हाड़ी पर दे मारना, ये वाली कंडीशन उनकी थी। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू, शत्रुघ्न सिन्हा बड़े नाम हैं, सुब्रमण्यम स्वामी एक इंटेलेक्चुअल हैं, कोई भी पार्टी उन्हें लपक लेगी। शत्रुघ्न सिन्हा ने तो तृणमूल कांग्रेस में जाकर अपने आप को लोकसभा का सांसद भी बनवा लिया, बड़ा ऑरा है, सेलिब्रिटी है। सतपाल मलिक तो वो भी नहीं है। सतपाल मलिक कभी अपने आप को किसानों के नेता के रूप में प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं, कभी आप अपने आप को इकोनॉमिस्ट बताने लगते हैं कि सरकार की ये नीतियां गलत हैं, ये सही हैं। और अभी जब उन्हें लग रहा था कि मेघालय के गवर्नर के बाद उनका कुछ होने वाला नहीं है बीजेपी में, तो उन्होंने अपने आप को एक हार्डकोर बीजेपी नेता के रूप में भी प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया था कि 370 मेरे साइन के बाद हटी और मैंने ये कर दिया, कश्मीर में पत्थरबाजी रुकवा दी, ये करवा दी, वो करवा दी। इस तरह की बातों का क्रेडिट लेने की कोशिश करने लगे थे। लेकिन फिलहाल उनके मन में क्या था? उनके मन में ये था कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव आ रहा है उसके लिए अपना कुछ ग्राउंड तैयार कर लो। 80 साल के हो रहे हैं, लोकसभा चुनाव बीजेपी में तो लड़ ही नहीं सकते थे। बीजेपी वालों ने तो 2014 और 2019 में भी उनको टिकट नहीं दिया। इस बात की तो फ्रस्ट्रेशन उन्हें लंबे समय से रही ही है। इसके अलावा अब वो कोशिश ये कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल में अपनी पैठ बनाई जाए। इसके अलावा वो कुछ कर भी नहीं सकते। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में पैदा हुए, हिसावदा गाँव में, आजकल बागपत जिले का हिस्सा है उनका गाँव। और वो कोशिश ये कर रहे थे कि अलीगढ़ से, जहां वो 1989 से 1991 तक जब वीपी सिंह की सरकार बनी, उस समय जनता दल के टिकट पर वो वहां से सांसद बन गए थे अलीगढ़ से, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि वेस्ट यूपी में कोई ऐसी लोकसभा सीट उन्हें मिल जाए कि जहां से वो चुनाव लड़ लें। हालांकि अपने मुंह से वो यही कहते हैं कि मैं चुनाव लड़ने नहीं आया हूँ। तो चुनाव लड़ने नहीं आए हैं तो फिर समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं के साथ आपकी उठबैठ क्यों हो रही है? क्या आप इतने बड़े नेता हैं कि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन को 10-20 सीटें जितवा देंगे वेस्ट यूपी में? ऐसा कुछ है नहीं। देखिए, उन्होंने अपनी वापसी को एक ग्रैंड फिनाले के रूप में प्रेजेंट करने के लिए 3 कार्यक्रम फिक्स किए थे और उसमें समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं का ही सहयोग उन्होंने लिया था। देखिए, उन्होंने ये तय किया था कि मैं अलीगढ़ में एक कार्यक्रम करूंगा जहां से वो सांसद रहे हैं। बुलंदशहर एक जाट बेल्ट है, क्योंकि जाट नेता मानते हैं वो खुद को। बुलंदशहर में एक कार्यक्रम करूंगा और फिर 3 तारीख को शामली में एक कार्यक्रम का उन्होंने प्लान किया। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं से बात की, उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। सबसे मेन चीज क्या है? सबसे मेन चीज ये है कि आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं 4 अक्टूबर को, तो उनकी 3 में से सिर्फ एक कार्यक्रम हो पाया, वो भी अलीगढ़ वाला। गोंडा जगह है वहां पर, उसके पास में एक छोटी सी जनसभा को वो संबोधित कर पाए। शामली के बारे में ये कहा जा रहा है कि साहब वहां पे धारा 144 लग गई थी और इसी वजह से उसको परमिशन नहीं मिली। ये एक कोरा झूठ है। धारा 144 पहले से लगी हुई थी और प्रशासन ने उन्हें छूट दे दी थी कि ठीक है, आप एक इंटर कॉलेज के अंदर अपना प्रोग्राम करना चाहते हो, आप कर लीजिए। और राष्ट्रीय लोकदल के जो नेता हैं वहाँ के, शामली जिले के, शामली के विधायक हैं प्रसन्न चौधरी, एक वहीं से लगती हुई सीट है थाना भवन, जहाँ से गन्ना मंत्री हुआ करते थे सुरेश राणा और हार गए थे। उन्हें हराने वाले अशरफ खान जो है वो भी राष्ट्रीय लोकदल के ही विधायक हैं। इन दोनों विधायकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी शामली में, तैयारी शुरू कर दी थी कि सतपाल मलिक साहब की हम 3 अक्टूबर को यहाँ रैली करवाएंगे, किसान सम्मान रैली वगैरह, और उसमें जयंत चौधरी को भी बुलाएंगे, क्योंकि जयंत चौधरी उनके नेता हैं। वो उनका तो उद्देश्य यही था कि हम किसी न किसी तरह से जयंत चौधरी को भी इस कार्यक्रम में बुलाएं, क्योंकि जब से जयंत राज्यसभा के सांसद बने हैं तब से वो किसी बड़ी रैली में नजर भी नहीं आए हैं। तो इस बहाने इन दोनों विधायकों ने सोचा कि वहां पर एक प्लान करते हैं और इस तरीके से एक रैली आयोजित कराते हैं। सतपाल मलिक भी उसमें आ जाएंगे। सतपाल मलिक ने उसमें सहमति दे दी। 30 सितंबर की बात है। सौरभ शुक्ला एनडीटीवी के जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने बात की सतपाल मलिक से। वो पहले भी बात करते रहे हैं और सौरभ शुक्ला मेरे मित्र हैं और अच्छे रिपोर्टर माने जाते हैं, एक्टिव रहते हैं बहुत फील्ड में। उसमें उन्होंने शामली रैली के बारे में पूछा उनसे,
तो सतपाल मलिक उसमें क्या कहते हैं? सतपाल मलिक उसमें ये कहते हैं कि जयंत चौधरी मेरे पास आए थे और वो चाहते थे कि मैं उनके लिए उनके कार्यक्रम में शामिल हूं और इसलिए वो मेरे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। अब ये बात पहुंच जाती है जयंत चौधरी तक। राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं का माथा ठनक जाता है, कह रहे हैं यार हम कार्यक्रम आयोजित करवा रहे हैं और सतपाल मलिक कह रहे हैं कि उनके कार्यक्रम में जयंत चौधरी आना चाहते हैं। इससे पहले उन्होंने एक झूठ ये भी बोल दिया था कि अलीगढ़ और बुलंदशहर में जो कार्यक्रम आयोजित करने वाले हैं उसमें वो पूर्व मंत्री किरणपाल सिंह और पूर्व सांसद हैं जो हरिंदर मलिक जाट नेता, कि ये मेरे कार्यक्रम में आना चाहते हैं। जबकि हरिंदर मलिक से उनका 36 का आंकड़ा हमेशा रहा है। जब हरिंदर मलिक और ये दोनों एक ही पार्टी में हुआ करते थे लोकदल में कभी 90s में, तो हरिंदर मलिक ने तो आरोप लगा दिया था कि मलिक साहब जो है किसी माफिया से मेरी हत्या करवाना चाहते हैं और काफ़ी झगड़ा हुआ था। अजीत सिंह के समय की बात बता रहा हूँ। हरिंदर मलिक मुजफ्फरनगर जिले के बड़े जाट नेता हैं और उनके बेटे पंकज मलिक मुजफ्फरनगर जिले की चरथावल विधानसभा सीट से सपा के विधायक अभी भी बने हुए हैं। तो इन सब वो सतपाल मलिक जो है मुझे लगता है कि 80 ईयर के नज़दीक हो जाने के कारण थोड़ा सा बहक भी गए हैं। वो आज की राजनीति को नहीं समझ पा रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि मैं इतना बड़ा नेता बन गया हूँ 3-4 राज्यों का गवर्नर रहने के बाद कि सब मुझे अपने मंच पे बुलाने के लिए बेचैन रहेंगे। लेकिन वो ये नहीं जानते कि उनके कहने से कोई एक वोट देने वाला है नहीं। वो खुद ये चाहते हैं कि ये जो पार्टी वाले हैं, समाजवादी पार्टी हो या राष्ट्रीय लोकदल हो, ये मेरे चरणों में लेटें और मुझसे कहें कि मलिक साहब हमारी पार्टी से आप चुनाव लड़ लो, हम आपको चुनाव लड़वा देंगे। और जब ये कहेंगे तो मैं कह दूंगा कि यार मुझसे अखिलेश यादव या जयंत चौधरी ने खुद आग्रह किया था, इसलिए मैं चुनाव लड़ने के लिए आ गया हूँ। तो वो इस गलत फहमी में है, लेकिन ज़माना बदल चुका है। जब कभी वो अलीगढ़ से सांसद रहे थे वो दौर और था, आज का दौर कुछ और है। आज का दौर सोशल मीडिया, अपने आप को प्रेजेंट करना, वोकल होना, अपने रिलेशंस दूसरी पार्टियों में डेवलप कराना और अपना वजूद ये दिखाना कि मैं एक फला कम्युनिटी का या फला संप्रदाय का मैं मास लीडर हूँ। और इनमें से वो कुछ नहीं है। सतपाल मलिक जीरो हैं। सबको ये डाउट है कि अब जब वो मेघालय के गवर्नर पद से हट गए हैं तो मोदी उनकी पूंछ पर भी पैर रखेंगे और अमित शाह उनका भी इलाज करेंगे। बहुत सारे मामले हैं, उन्होंने आरएसएस और नरेंद्र मोदी को कई मामलों में घसीटा हुआ है पहले से ही, भ्रष्टाचार के मामलों में, तो उनका भी उनसे हिसाब किताब लिया जाएगा। तो सबको ये लग रहा है कि सतपाल मलिक एक छूटा हुआ कारतूस है, इन्हें अपने साथ लेकर क्या करना है। हालांकि शामली के कार्यक्रम को लेकर अब सतपाल मलिक का ये कहना है कि मैं आऊँगा, बहुत जल्द कार्यक्रम करेंगे, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल वालों ने साफ कह दिया है कि हमारे कार्यक्रम में आकर कोई ये थोड़ी कहेगा हमसे कि उनके नेता ने मुझे बुलाया है। जयंत चौधरी आपसे बड़े नेता हैं। जयंत चौधरी एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आप कह रहे हैं कि जयंत चौधरी मेरे कार्यक्रम में आना चाहते हैं। एक इतने बड़े नेता आप हो गए, आप तो आप पूर्व गवर्नर हैं, आप कुछ भी नहीं रह गए हैं आप। तो मुझे लगता है कि सतपाल मलिक का जो ये फटका शुरू में ही लग गया है और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें ऐसे फटके और भी लगेंगे अगर वो ज़्यादा उछल कूद करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ सतपाल मलिक को इस बात का भी आभास हो जाएगा कि ये गलतफहमी है उनकी कि वो यहाँ के जाट लीडर हैं। यहाँ पर जाट लीडर उनके जैसे 50,000 घूम रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो सतपाल मलिक को इस गुमान में तो रहना नहीं चाहिए। फिलहाल देखते हैं सतपाल मलिक का अगला कदम क्या होता है। लेकिन ये तो है कि सिर मुंडाते ओले तो पड़ चुके हैं। 3 में से एक ही कार्यक्रम उनका हो पाया, वो भी एक छोटी सी सभा, और उसका भी कोई इम्पैक्ट नज़र लोगों को नहीं आया है। सतपाल मलिक के बारे में हम बात करते रहेंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रवीना टंडन और आप देख रहे हैं हर्ष की बात। हर्ष जी एक बहुत ही सीनियर और बहुत ही समझदार जर्नलिस्ट हैं एंड मेरे मित्र भी हैं। तो बहुत खुशी है मुझे आपको बताने के लिए कि उनका ये जो YouTube चैनल है बहुत ही कामयाब है और उसके लिए मैं उनको बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। एंड एक चीज़ ज़रूर कहूँगी उनके लिए कि वो बहुत एक अच्छे इंसान भी हैं। इंसान होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि वो अपने आप अपनी लिखावट में आ जाता है। तो बहुत ही कम ऐसे हमारे होनहार जर्नलिस्ट रह गए हैं हमारी इंडस्ट्री में जो सोचकर और समझदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी के साथ आर्टिकल्स लिखते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस हर्ष जी, एंड आप लोग ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए हर्ष की बात।